हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप के नामों के बारे में देखेंगे। तो लक्षद्वीप के 3 पुराने नाम हैं। तो लक्षद्वीप का पहला पुराना नाम है लक्काद्वीप। तो लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप के नाम से जानते थे। दूसरा है मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय द्वीप के नाम से भी जानते थे। और तीसरा व अंतिम नाम है आमिनदीवी द्वीप। तो लक्षद्वीप को आमिनदीवी द्वीप के नाम से भी जानते थे। तो हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप के 3 पुराने नाम जो हैं वो लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, आमिनदीवी द्वीप। तो 3 पुराने नाम हैं। अब हम आते हैं, अभी हमने कहा लक्षद्वीप भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जब सबसे छोटा है तो कितना है? तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है, लक्षद्वीप का जो एरिया है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बहुत ही कम है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। आइए अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप का जो विस्तार है वो कितना है। तो देखिए, लक्षद्वीप विकिपीडिया के अनुसार 36 द्वीप व टापू में बसा हुआ है और उन 36 द्वीप व टापू में से 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं। 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लक्षद्वीप का विस्तार है और जो लक्षद्वीप लगा हुआ है वो केरल राज्य की भूमि से लगा हुआ है। जब लक्षद्वीप केरल राज्य से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के लोगों का आवागमन, वहाँ के लोगों की संस्कृति सब कुछ मिली जुली हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप जो है वहाँ पर मलयालम या फिर केरल राज्य प्रभावित है। इसलिए लक्षद्वीप का नाम मलयालम व संस्कृत में 100,000 द्वीप है। और 100,000 द्वीप का मतलब है 1 लाख। तो 1 लाख द्वीप को ही हम लक्षद्वीप बोलते हैं। 1 लाख द्वीप मलयालम व संस्कृत में लक्षद्वीप होता है। आइए अब हम देखते हैं लक्षद्वीप का विस्तार। जब हम कभी भी किसी भी चीज़ का विस्तार पढ़ते हैं तो अक्षांशी विस्तार व देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं। अभी देखिए, जो अक्षांशी देशांतरी विस्तार है ये जीरो अक्षांश रेखा है, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं ये 1 से 90 तक होता है। जैसे हम दक्षिण में जाते हैं 1 से 90 तक होता है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। तो अभी हम देखते हैं लक्षद्वीप का अक्षांशी विस्तार। तो लक्षद्वीप का अक्षांशी विस्तार 8.0 मिनट उत्तरी अक्षांश से 12.3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये 8 से 12 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का अक्षांशी विस्तार 8.0 उत्तरी अक्षांश से 12.3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप का देशांतरी विस्तार। तो लक्षद्वीप का देशांतरी विस्तार के लिए हम ये लाइन वाली देशांतरी विस्तार। तो लक्षद्वीप का देशांतरी विस्तार 71.0 पूर्वी देशांतर से 74.0 पूर्वी देशांतर है। 71.0 पूर्वी देशांतर से 74.0 पूर्वी देशांतर इसका देशांतरी विस्तार है। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप एक बहुत ही छोटा है। लक्षद्वीप बहुत ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मगर ये कई छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। तो 10 इसके बड़े बड़े द्वीप हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो उन 10 द्वीपों को 2 भागों में 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। तो लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीपों को 11 नंबर उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांटती है। तो एक भाग जो है उस भाग को हम कहते हैं आमिनी द्वीप। आमिनी द्वीप उत्तरी जो भाग है उसको हम कहते हैं आमिनी द्वीप, और जो दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं हम मिनिकॉय द्वीप। तो 11 नंबर उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी को आमिनी द्वीप, दक्षिणी को मिनिकॉय द्वीप। अब हम देखते हैं
अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो लक्षद्वीप है वह केरल राज्य से प्रभावित है, इसलिए केरल वाले लोगों का वहाँ आना जाना या फिर लक्षद्वीप वाले लोगों का केरल में आना जाना रहता है, क्योंकि वो सबसे पास में तटीय क्षेत्र है। इसलिए लक्षद्वीप के सभी कह सकते हैं हम कि लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, जो भाषा केरल में बोली जाती है, सिवाय एक द्वीप को छोड़ के। तो सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है सिवाय मिनिकॉय द्वीप को। तो मिनिकॉय क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम लक्षद्वीप के सभी द्वीप पढ़ते हैं तो एक द्वीप लक्षद्वीप के दक्षिण में आता है, जिसको कहते हैं हम मिनिकॉय द्वीप, जो कि दक्षिण में मालदीव देश के नज़दीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनिकॉय द्वीप पर मालदीव की संस्कृति या मालदीव के लोग प्रभावित हैं, वहाँ की भाषा वहाँ पर बोली जाती है। तो मिनिकॉय द्वीप पर मालदीव की भाषा महल या दुबे की बोली जाती है। तो लक्षद्वीप के एक मिनिकॉय द्वीप छोड़ के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। अब देखिए, तो लक्षद्वीप पर 10 बड़े बड़े द्वीप हैं और उन 10 बड़े बड़े द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एंद्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप है एंद्रोथ, जो कि केरल राज्य की तटीय सीमा से सबसे नज़दीक है। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा, जैसे कि अभी हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर जाना चाहते हैं तो हमें दक्षिणी अंडमान जाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणी अंडमान पर ही हवाई अड्डा है, पोर्ट ब्लेयर में। अगर हम लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो हमें लक्षद्वीप के एकमात्र हवाई अड्डा अगाती, तो लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा अगाती में है। आइए अब हम देखते हैं लक्षद्वीप की जो सबसे प्रमुख विशेषता है जिसको हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो लक्षद्वीप जो है वह अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय जो पूरब की ओर जाता है, इसके बाद म्यांमार देश में चला जाता है, अराकान योमा उसे कहते हैं। इसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में आते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही एक भाग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हिमालय से होती है। लेकिन अब हम बात करें कि लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा पहाड़ था वहाँ, या कौन सा पर्वत था, या कौन सा क्या था। तो अब हम पढ़ते हैं कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो बहुत ही अविश्वसनीय है, बहुत ही अलग है, जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले एक सूक्ष्म जीव की वजह से हुआ है, जिसकी लंबाई 1 से 2 या 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है वो देखिए आप, समुद्र में एक जीव रहता है जिसका नाम है मूंगा, जो कि एक प्रवाल है। समुद्र में एक जीव रहता है मूंगा, जो कि एक प्रवाल है, जिसको हम कोरल या मिर्जान भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मूंगा एक समुद्री सूक्ष्म जीव है जिसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक समूह में लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। अब देखते हैं कि यह पालक नामक सूक्ष्म जीव के अस्थिपंजियों से मिलकर बना हुआ है। अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि कैसे यह अस्थि पंजों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, पॉलिक नामक सूक्ष्म जीव जो होता है वह अपने ऊपर समुद्र में रहने के लिए, वहाँ अपने सर्वाइव करने के लिए अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवर चढ़ाता है। वो क्यों चढ़ाता है? कि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सके। तो मूंगा नामक या प्रवाल का जो खाना होता है वो चूना
जब कैल्शियम कार्बोनेट वाला खाना होता है, इसके अलावा वो कैल्शियम कार्बोनेट खाता है, इसके अलावा वो जीवों को भी खाता है छोटे छोटे। तो हम कह सकते हैं कि इस या प्रवाल जीव का जो प्रमुख खाना होता है वो चूना होता है, और इसी वजह से वो अपने ऊपर रहने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाता है। तो देखते हैं मान लीजिए यह एक प्रवाल है जो कि समुद्र के अंदर है। यह कैल्शियम कार्बोनेट की यह कवर चढ़ाए हुए होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर चढ़ा हुए होता है। इसके ऊपर हमने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, या फिर हम फोटोज़ देखते हैं जो कि आप देख रहे हैं कि यह इसके ऊपर एक हरे हरे लाल लाल सभी कलर के शैवाल चढ़े होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रवाल मूंगा के ऊपर एक शैवाल चढ़ा होता है जिसको कहते हैं जोक्सेन थैली एक शैवाल होता है जो कि इसके ऊपर चढ़ा रहता है। तो देखिए ये जब इसके ऊपर चढ़ा रहता है तो सूर्य की आने वाली किरणों से शैवाल का क्या काम होता है? शैवाल का काम होता है कि सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एनर्जी बनाना, और वह एनर्जी प्रोवाइड कराता है प्रवाल को। और प्रवाल 90% एनर्जी इसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल से प्राप्त करता है। इसके बाद प्रवाल जो होता है वो इसी एनर्जी से जीवित रहता है। तो प्रवाल का क्या काम है? इससे एनर्जी लेना। और शैवाल का क्या काम है? शैवाल को प्रवाल देता है, वह यहाँ अपनी जगह रुकने के लिए देता है। तो ये आपस में एक सहजीवी बनाते हैं। ये उस पर डिपेंड है, ये उस पर डिपेंड है, एक दूसरे पर ये लोग डिपेंड होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब ये नेचुरल इसकी मृत्यु हो जाती है, शैवाल की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो प्राकृतिक मृत्यु के बाद एक नया आता है मूंगा या प्रवाल, जो कि इसके ऊपर अपना मकान बनाता है। किसका? इसी कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। और अपना जिस तरह से इसका ये जीवन होगा इसी प्रकार इसका जीवन होगा, यहाँ शैवाल होंगे। तो इसकी जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है। इसकी गति जो होती है बहुत तेज होती है, और ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। तो इसका जो फैलाव होता है बहुत ही तेज होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी कंडीशंस के हिसाब से, हम देखेंगे कैसे ये कंडीशन के हिसाब से होती हैं। तो देखिए इसके जीने की कुछ दशाएं हैं। उन दशाओं से हम देखेंगे किस किस दशाएं, किस किस कंडीशन की वजह से ये होते हैं। ये सी लेवल है, समुद्र लेवल है। ये समुद्र है, ये पानी है। तो देखिए हम जब देखते हैं कि जब हम मैप के माध्यम से देखते हैं तो जहाँ पर छिछला पानी होता है जो कि समुद्र और तल में कम डिस्टेंस होती है, वहाँ पर जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, आसमानी होता है। जैसे ही हम अंदर जाते जाते हैं एवरेज आता है, और जहाँ सबसे गहरा होता है वहाँ पर एकदम डार्क नीला होता है। तो इनकी जो सबसे पहली वो है कि देखिए इनकी दशाएं देखते हैं। पहली दशा है कि जो ये प्रवाल होती हैं, मूंगा जो होती हैं, यह 25 से 30 उत्तरी अक्षांश से व 25 से 30 दक्षिण अक्षांश के बीच में पाई जाती हैं। तो पहला है कि यह ग्लोब के 25 से 30 उत्तरी अक्षांश, 25 से 30 दक्षिणी अक्षांश पर ही यह जीव होते हैं व ये मूंगा चट्टानें बनाते हैं। पहली कंडीशन हो गई। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज होता है लगभग 20 से 22 से 25। क्योंकि इन जीवों को जीने के लिए ठंड नहीं बल्कि गर्मी की ज़रूरत होती है, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पर ही पाए जाते हैं। दूसरा,
ना ज़्यादा गहराई ना ज़्यादा छिछला। अब देखिए, अगर हम समुद्र में मेरियाना डच, जो कि विश्व का सबसे गहरा है, अगर वहाँ पर कोई भी प्रवाल पाया जाता है तो वहाँ पर शैवाल नहीं पहुँच पाएगा। अगर शैवाल पहुँच भी गया तो शैवाल उतने दूर तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए शैवाल प्रवाल को एनर्जी नहीं दे पाएगा और वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए ना ज़्यादा गहराई ना ज़्यादा छिछला, इसलिए यह प्रवाल जीने के लिए ऐसी जगह देखता है जो कि 200 से 300 या 250 फीट तक गहरा हो या 60 से 80 मीटर गहरा हो। इसकी जो वो 300 फीट हो, 300 फीट तक ही सूर्य की रोशनी सही से पहुंच पाती है और 300 फीट तक ही शैवाल एनर्जी बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है जो कि प्रवाल को देता है। तीसरा, ना ज़्यादा साफ पानी ना ज़्यादा गंदा पानी। देखिए प्रवाल को जीने के लिए कुछ ना कुछ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर गंदा पानी, थोड़ा गंदा पानी चाहिए होता है जिसमें कीड़े पाए जाते हैं जिससे कि वो अपना भोजन बनाए। तो ना ज़्यादा साफ पानी चाहिए होता है, अगर साफ पानी होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, और ना ज़्यादा गंदा पानी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर कारखाने का पानी आता है जिसमें बहुत ज़्यादा रसायन होते हैं जो कि हानिकारक है उसके लिए, इस वजह से अगर ये ज़्यादा गंदा पानी है तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। चौथी, ना ज़्यादा, इसमें लवणता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत अधिक लवणता है तो वहाँ पर ये जीव नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। पांचवा देखते हैं, इसका तापमान पर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगर वहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो ये जीव नहीं रह पाएंगे। अगर वहाँ का तापमान बहुत कम है, ठंडा है, तो वहाँ पर ये जीव नहीं रह पाएंगे। तो तापमान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस जीव के जीने के लिए, इस चट्टान को बनाने के लिए। तो अब देखते हैं, ये सागर है, ये छिछली ज़मीन है, ये 300 फीट लगभग है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जीव जहाँ पर समुद्र पर एक चबूतरा जो होता है वहाँ पर ये रुकते हैं। अभी हमने प्रोसेस बताई, तो ये चबूतरे पर ही रुकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे एक ये मर जाता है तो दूसरा इसके ऊपर बनाता है। इसलिए हम कहते हैं सूक्ष्म जीव के अस्थि पंजों से मिलकर, ये उसके अस्थि पंज हैं जो मर गया है, तो ऊपर वाला जो मूंगा आया है इसने इसी के अस्थि पंजों से एनर्जी ली या फिर खाना खाया या फिर भोजन बनाया और अपना घर यहीं से बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में ये जाते हैं और एक संरचना बना लेते हैं पूरी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक पत्थरनुमा बल्कि पहाड़ बन जाता है। जब एक पहाड़नुमा ऊपर तक पहुंच जाता है तो एक टापू की एक संरचना बना लेते हैं। और जब टापू की संरचना ऊपर बन जाती है तो कुछ साल बाद वहाँ पर वनस्पति आ जाती है। जब वनस्पति आ जाती है, पेड़ पौधे आएंगे, तो वहाँ पर लोगों का जीना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से लक्षद्वीप की जो शुरुआत है वो ऐसे ही हजारों लाखों साल से मूंगा व प्रवालों के द्वारा बनाई जाने वाली संरचना का एक अंग है। इसी संरचना से लक्षद्वीप बना हुआ है। अभी आप देखेंगे कि हमारा लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मूंगा के द्वारा बनाई जाने वाली एक बहुत बड़ी संरचना है। अब हम देखते हैं कि अगर ये इतनी बड़ी संरचना है तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है और एक महाद्वीप है। तो अभी देख रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे होंगे आप, उसके पूरब में एक बहुत लंबी चौड़ी पट्टी है जो कि इन्हीं मूंगा के द्वारा बनाई गई है, जिसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है। 1920 किलोमीटर है। वर्तमान में ये शायद 2000 किलोमीटर से भी लंबी हो गई होगी। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में कई बार सुनामी आती है तो इन्हीं की वजह से रुक जाती है और सुनामी से कोई नुकसान नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं विरंजन।
देखिए व्यंजन की जो साधारण डेफिनेशन है, ये साधारण परिभाषा है, वो इसके अनुसार ये है कि हरे रंग से सफ़ेद रंग में बदल जाना ही व्यंजन कहलाता है। देखिए हरे रंग से सफ़ेद रंग में बदल जाना ही व्यंजन कहलाता है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि जब मूंगा होता है और मूंगा के ऊपर, प्रवाल के ऊपर, मूंगा के ऊपर शैवाल होते हैं, ज़ोक्सनथैली नामक शैवाल होते हैं। जब कई कंडीशन ऐसी कंडीशन आती हैं जो कि इनको जाना पड़ता है, प्राकृतिक रूप से होती हैं, कई मानवीय होती हैं, जिस वजह से इन शैवालों को जाना पड़ता है। कहाँ से? प्रवाल के ऊपर से। तो जब ये चले जाते हैं तो देखिए जब ये इसके ऊपर रहते हैं तो अभी आप चित्र के माध्यम, अभी आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, इसका कलर हरा है। तो जब ये रहते हैं तो हरे होते हैं और जब ये चले जाते हैं तो इसका कलर जो नेचुरल कलर है मूंगा का, प्रवाल का, वो सफ़ेद है, तो उसी तरह का हो जाता है। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है, हरे रंग से सफ़ेद रंग में बदलना ही व्यंजन कहलाता है। तो व्यंजन जो है इसके ऊपर एक शैवाल होता है जो कि ज़ोक्सनथैली नामक उसको कहते हैं। शैवाल और प्रवाल एक दूसरे के सहजीवी है। क्यों है सहजीवी? क्योंकि मूंगा इसको अपने यहाँ रुकने को दे रहा है और जो शैवाल है, ज़ोक्सनथैली है, वो इसको एनर्जी या फिर भोजन दे रहा है। तो एक दूसरे से ये बहुत अंदर और बहुत सही, बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं शैवाल के मरने के कारण। देखिए शैवाल के मरने के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है तापमान का प्रभाव। दिन पर दिन हम देखते हैं कि तापमान बढ़ता जा रहा है। जब तापमान बढ़ रहा है तो शैवाल जो हैं वो इस तापमान को नहीं झेल पाते हैं, कह सकते हैं कि उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव के कारण जो शैवाल होते हैं वो मर जाते हैं। जब मर जाएंगे तो क्या होगा कि मूंगा को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जब एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो ऐसी जो संरचना है ग्रेट बैरियर रीफ या फिर लक्षद्वीप जैसी संरचना नहीं बन पाएंगी। दूसरा है विभिन्न रोग। देखते हैं हम लोग कारखाने चलते हैं और भी कई रसायन बनते हैं, तो इन्हीं रसायनों को हम नदी के माध्यम से महासागरों में चली जाती हैं। जब रसायन चले जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो कि इन रसायनों से मर जाते हैं और या फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है विभिन्न रोग लग जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है अल नीनो धाराएँ। अल नीनो धाराएँ हम लोग जब मानसून पढ़ेंगे तो अल नीनो धाराओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अल नीनो धाराएँ वो धाराएँ होती हैं जो कि बहुत अच्छा मानसून होने की वजह से भी वर्षा करवाने में प्रभावित करता है। तो अल नीनो धाराओं की वजह से ही बारिश नहीं होती है। तो अल नीनो धारा जो होती है बहुत ही प्रभावित करती हैं किसको? जल में रहने वाले जीवों को। तो अल नीनो धाराओं की वजह से 1983 में, 1987 में, 1998 में इन मूंगा जीवों को या प्रवालों को बहुत ही प्रभावित किया है। आइए हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। शैवाल का क्या महत्व है, कोई इम्पोर्टेंस है कि ये शैवाल केवल द्वीप ही बनाते हैं? तो देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका ही है औषधि बनती हैं। तो शैवाल जब हम देखते हैं प्रवाल, तो प्रवालों से जब ये भित्तियाँ बनती हैं तो प्रवालों से बहुत सी ऐसी औषधि हैं जो कि हमारी मेडिसिन में, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। तो इससे समय समय पे बहुत सी औषधियाँ बनती रहती हैं। अभी ऐसी भी औषधियाँ हैं जिसकी खोज नहीं की गई है और भविष्य में इसकी खोज की जा सकती है। दूसरा है पर्यटक। जब ये बनती हैं, जैसा कि कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगर कोई इंसान घूमने जा रहा है टूरिस्ट के रूप में, ऑस्ट्रेलिया अगर कोई घूमने जा रहा है, अगर उसने ग्रेट बैरियर रीफ नहीं देखा है तो उसने कुछ नहीं देखा है। तो क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ इतना अच्छा लगता है वहाँ देखने में, तो हम कह सकते हैं कि यह पर्यटक के आधार पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गोताखोरी के लिए भी ये बहुत अच्छा जगह है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जलीय जीवों के लिए नर्सरी का काम करता है। जलीय जीवों के लिए नर्सरी का काम का मतलब है कि जब हम देखते हैं कि ये स्थल है और इसके नीचे जो है वो इन्हीं की चट्टानें हैं, तो उन्हीं चट्टानों बीच बीच में सांसें होती हैं, जिससे कि मछलियों को रुकने के लिए, मछलियों को अंडा देने के लिए, मछलियों को अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलती है।
तो हम कह सकते हैं जलीय जीवों के लिए नर्सरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी जगह है। अभी हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे थे कल, तो उससे संबंधित 3 चीज़ों को और देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप था रास द्वीप, उसका नाम परिवर्तन किया गया है। तो रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं क्योंकि अभी इनका कुछ ही सालों पहले इनका नाम परिवर्तन हुआ है। तो रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। दूसरा है नील द्वीप। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं। तीसरा है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहते हैं। स्वराज द्वीप कहते हैं। तो अभी हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा, लक्षद्वीप की स्थिति पढ़ी हमने, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से द्वीप है वहाँ पे। इसके बाद हमने लक्षद्वीप के अलावा हमने लक्षद्वीप कैसे बना है, लक्षद्वीप कैसे एक एक छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर वाले जीवों से इतनी बड़ी संरचना बनी हुई है, उसको अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने उनकी दशाएं पढ़ी कि कहाँ कहाँ यह जीव जीवित रहता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कैसे ये शैवाल अपना जीवन नेचुरल मौत ना हो करके इनकी प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से इनकी मौत हो रही है, जो कि नेचुरल के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके अलावा हमने इनके इम्पोर्टेंस पढ़ी।